नमस्कार साथियों, मैं ए.के. मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। दोस्तों, ये सीक्वेंस चल रही है, एक सीरीज चल रही है आपकी QIP। आज हम डिस्कस करेंगे QIP 1077। शीट मेरे पास भी है। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया, कुछ ने गड़बड़ कर दी, कुछ डाउट्स में आ गए। तो अपने पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। बार बार एक बात कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा फोकस किया करें। आप फोकस बिखर जाएगा तो इधर उधर पॉइंट सोचना शुरू कर दोगे कि यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। चीजों को थोड़ा स्टेबल होकर सोचने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन सही हो जाते हैं। वोकैब स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिना वोकैब के कुछ नहीं होगा। पैसेज में, क्लॉज टेस्ट में सारा खेल वोकैबुलरी का होगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला वर्ड है इवैक्यूएट। बड़ा सिंपल वर्ड है, इसमें कुछ बच्चों ने सुना नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने सुना है, इवैक्यूएट का मतलब होता है, देखो जैसे कहीं पे होता है, मान लीजिए कहीं पे आतंकवादी गतिविधियां हुई, जैसे एक होटल है और उसमें आतंकवादियों ने घेर लिया, और जब वो घेर लिया तो पुलिस आएगी और पुलिस उसे इवैक्यूएट कर देती है। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी चीज को खाली कर देना, ये खाली करना होता है। इवैक्यूएट खाली करना, किस चीज से लोगों को हटा लेना, वहां से बिल्कुल वैक्यूम तैयार कर देना कि भैया भगो यहां से सब निकलो, वो इवैक्यूएट होता है। अब इवैक्यूएट का वो पूछ रहा है एंटोनियम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, इवैक्यूएट का अपोजिट। अब देखो, अबेंडन छोड़ देना होता है किस चीज को, तो खाली कर देना, छोड़ देना, ये तो कहीं ना कहीं दूसरे से मैच हो सकते हैं। इन्वेड होता है अटैक करना, आक्रमण करना, इन्वेड अटैक हो जाएगा। इमर्ज होता है किस चीज से शुरू करना, कोई चीज कहां से स्टार्ट होती है वो इमर्ज होता है। प्रकट होना, सामने आना, ये एक टाइप का स्टार्ट होता है। ओरिजिन होता है, ओरिजिन आप इसे समझ सकते हैं, जहां से किस चीज का ओरिजिन होता है उसे बोलते हैं इमर्ज। अब एक वर्ड है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना, ये ध्यान रखना। हाँ, एडमिट का एक मतलब स्वीकार करना भी होता है। तो एडमिट के दो सेंस, एक स्वीकार कर लेते हैं, एक एडमिट का एक मतलब होता है कहीं पे भर्ती किया जाता है। तो एक होता है इवैक्यूएट, खाली कर दिया, वहां से लोग निकल के चले गए। एक होता है वहां पे आपने उसे दाखिल करा दिया, दाखिला दिला दिया, भर्ती करा दिया। तो इसको जो अपोजिट वर्ड जाएगा वो क्या जाएगा, एडमिट। इवैक्यूएट का अपोजिट क्या जाएगा, एडमिट। ठीक। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर एडमिट का मतलब तो स्वीकार करना होता है। अगर एडमिट का मतलब स्वीकार करना होता है तो फिर ये उल्टा कैसे हो गया इसका। एक्चुअली एडमिट के दो मीनिंग जाएंगे यहाँ पर, एक स्वीकार करना और एक किसी को कहीं पर भर्ती करा देना, वो एडमिट होता है। चलो नेक्स्ट आइए। ये पूछ रहा है कि इसमें आपको बताना इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो क्या कह रहा है, कैन यू टेल मी वाई। अब देखो ये वाई लिखा है, WHY। जब WH फैमिली दो सेंटेंसेस के बीच में होगा, दो नॉर्मल सेंटेंस मान लीजिए, वैसे तो इसे क्लॉज बोला जाता है कि एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, पर अब पढ़ के देखना, एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन क्लॉज पढ़ो कभी ध्यान से। तो दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला क्या होता है, कंजंक्शन होता है। और कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो हमेशा अफर्मेटिव सेंस में बनेगा, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आती है। तो देखो ये नो इंप्रूवमेंट तो नहीं जाएगा, सी भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, यहाँ भी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले, यहाँ भी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले, यहाँ भी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले। ऑप्शन जाएगा ए, व्हाई यू डिड नॉट स्पीक। यही आंसर सभी बच्चों का ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इज फिश दैट कम्स टू हिज नेट। ऑल इज फिश दैट कम्स टू हिज हैंड। वो कह रहा है कि सब मछलियां, हर तरह की मछली जो भी है सब कुछ स्कूलों में लाके, वो सब के सब क्या आती हैं, उसके नेट में आ जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक आदमी है, वो इतना मेहनती है, ऐसे काम करता है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले उसी को मिलती है। जैसे कोई अडानी है, अंबानी है, अगर भारत में कोई प्लांट लगाना होगा तो पहला ऑप्शन उन्हीं को मिल जाएगा, भाई तुम ही लगा लो प्लांट, मेरे पास तो आता नहीं है। तो प्लांट लगाने के लिए अमीरों के पास ही सारे ऑप्शन चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो कुछ भी है ले देके उसी को फैसला करना है, और उसी के पास सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज जाती हैं। उसे बोलते हैं ऑल इज फिश दैट कम्स टू हिज नेट, सब कुछ उसी के पास आता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये लिखा है आस्क एवरीबडी फॉर फेवर, ये तो नहीं होगा। वंस एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ एनीथिंग अवेलेबल, हर चीज जो मिल रही है उसका वो फायदा उठा लेता है। अवेलेबल जितनी भी चीजें, हर अवेलेबल चीज का फायदा उठाता है। तो कोई भी चीज जो आ रही है तो उसके पास आ जाती है, उससे समझ में आती है। किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी, जो भी उसके पास अवेलेबल है उसका फायदा उठाना, यही ऑप्शन जाएगा। कि जो कुछ आपके पास है उसको, जो भी चीज अवेलेबल है आपके लिए, उसका क्या करते हैं, उसे यूज में ले आते हैं। एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ एनीथिंग अवेलेबल, यही ऑप्शन जाएगा। इसमें कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था। चलिए नेक्स्ट आइए। आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई, बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, आई वर नहीं आएगा, आई वॉज आएगा। आई के साथ तो वॉज आएगा ना,
बिकॉज आई वॉज लेट फॉर वर्क, काम पे लेट से गया था इसलिए जॉब चली गई। अगला ये नेक्स्ट, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड समवन और समथिंग, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के प्रति जब आप नफरत भरा नजरिया रखते हैं, आपको थोड़ा सा टेंशन रहती है, आप उससे ज्यादा लगाव नहीं रखते हैं, मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति के खिलाफ आप उसे क्या करते हैं, नापसंद करने वाली फीलिंग रखते हैं, तो क्या जाएगा, सिंपैथी। अब सिंपैथी तो सहानुभूति हो जाएगी, सिंपैथी तो एक पॉजिटिव वर्ड है। एम्पैथी और सिंपैथी एक ही बात होती है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। टेलीपैथी जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंटल चीजें होती हैं जिनसे हम किसी आदमी के ब्रेन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है, तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट में क्या होता है, आदमी को थोड़े से मशीनें वगैरह लगा देते हैं और उससे ये पता चल जाता है आदमी सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उस मेथड को बोलते हैं टेलीपैथी। तो टेलीपैथी भी नहीं जाएगा, ये बढ़ जाएगा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है अलगाव। जब आदमी किसी को पसंद नहीं करता है, ऐसी फीलिंग्स उसके अंदर आती है, उसे एंटीपैथी बोलते हैं, एंटीपैथी। तो समझ जाओगे इसका वर्ड क्या है, एंटीपैथी। नेक्स्ट है पेंचेंट, सिनोनिम पूछ रहा है पेंचेंट का। पेंचेंट तो इसे चाट से याद रख लो, चाट, जैसे आप चाट वाट खाते हो ना, ठीक है, तो चाट कैसी होती है, स्पाइसी होती है लेकिन स्वादिष्ट होती है। तो वो चीजें भले ही वो तुम्हें तीखी लग रही हो लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, वो भाई साहब पसंदीदा चीज है, उसे बोलते हैं पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है वो चीजें जो तुम्हें पसंद है, यानी कि लाइक। अब लाइक में यहाँ पे कई बार बच्चे करोगे, जिस डिसेबिलिटी कर गया, कोई एगरनेस कर गया, एगरनेस, एगरनेस एगर वर्ड से बना, एगर मीन्स उत्सुक, तो एगरनेस होती है उत्सुकता, किस चीज की उत्सुकता को एगरनेस बोलते हैं। तो पेंचेंट का वर्ड क्या जाएगा, लाइक। लाइक मतलब पसंद करना, ये पेंचेंट है। चलो नेक्स्ट आइए, बिफोर द लैंडलॉर्ड केम। अब देखो ध्यान से, उसने कहा कि लैंडलॉर्ड के आने से पहले, ये केम पास्ट टेंस की बात हो रही है। यू बेटर कीप द रेंट रेडी, अच्छा हो कि भाई साहब तू रेंट तैयार रखना अपना। अब ये पॉइंट जा रहा है आपका फ्यूचर में, तो ये आपका पास्ट नहीं हो सकता, बिफोर द लैंडलॉर्ड कम्स करना पड़ेगा, कम्स। बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कि बढ़िया रहेगा तेरे लिए भाई, पैसे वैसे रेंट वेंट तैयार कर लेना, किससे पहले, कि लैंडलॉर्ड के आने से पहले। तो बिफोर द लैंडलॉर्ड कम्स, इसे फ्यूचर के हिसाब से प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। तो बिफोर द लैंडलॉर्ड कम्स यू बेटर कीप द रेंट रेडी, लैंडलॉर्ड के आने से पहले अपना पैसा, रेंट जो है तैयार रखें। ये भी आपका कुल मिला के ठीक ही है। कौन सा था, 82, हाँ कुल मिला के ठीक है कुछ बच्चों का। नेक्स्ट है अगला वर्ड, जक्सटापोजिशन। ये कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, देखो ये वर्ड है जस्टापोजिशन। जस्टापोजिशन का मतलब होता है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। पोजिशन का मतलब स्थिति होती है, और इसे जस्ट से याद कर लो, जस्ट पोजिशन, वो उसकी पोजीशन कहाँ है, जस्ट मेरे पास में है, मतलब वो बंदा कहाँ बैठा है, जस्ट मेरे पास में बैठा, तो उसकी पोजीशन जस्ट मेरे पास में। कह रहे एग्जाम देने के लिए गए थे तो वो बंदा जस्ट मेरे से आगे बैठा था, उसकी पोजीशन कहाँ थी, जस्ट मेरे से आगे। तो जस्ट पोजीशन का मतलब होता है बिल्कुल जुड़ा हुआ। अब इसके मीनिंग में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट पोजीशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, निकट, समीप, जो पास में होता है उसे बोलते हैं, जो आप ही के पास है उसे बोलते हैं जस्ट पोजीशन की सेंस होती है। तो इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो अपोजिट है डिफरेंस, डिफरेंस होता है अंतर्भेद, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बैठेगी। अपोजिशन होता है उल्टा, इसका भी सेंस नहीं बैठेगा। सेपरेशन होता है, ये जस्ट अपोजिशन साथ साथ जुड़ना, सेपरेशन अलग अलग करना, ये हो सकता है। और एप्रोप्रिएट होता है उपयुक्त, ये भी नहीं जाएगा, तो इसका जाएगा सेपरेशन। जस्ट अपोजिशन चीजें साथ साथ होना, और सेपरेशन चीजें अलग अलग हो जाना। तो जस्ट अपोजिशन का अपोजिट सेपरेशन। तो जस्ट अपोजिशन ध्यान रखना निकट होता है। शिप कम्स इन, ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स का गलत हुआ, शिप्स कम इन। चलिए, और इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखो प्रॉब्लम कहां आती है। शिप का मतलब होता है पानी का जहाज, वंश का मतलब किसी के जहाज आ रहे हैं, भाई साहब हमारे तो जहाज चलते हैं पानी के। तो अगर कोई बंदा बोले कि पानी का जहाज, हमारा जहाज आ रहा है, पानी का जहाज आ रहा है, किसका जहाज आ रहा है, हमारा जहाज आ रहा है, तो जहाज ऐसा तो है नहीं भाई साहब, किसी का भी छोटे मोटे लोग हैं उनके पास जहाज होता है। तो अगर कोई बंदा कह रहा है वंस शिप कम्स इन, इसका मतलब होता है उसके तो पानी के जहाज चल रहे हैं, चीजें जहाज में आ रही हैं, तो क्या होगा देखिए, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंटली ऑपरेटिंग प्लेस, एडवर्सिटी कैन नॉट बी वर्टेड, ये तो हो नहीं सकता।
ए टाइम एट विच वन बिकम्स वेल्दी एंड सक्सेसफुल, ये हो जाएगा मीट वंस फैमिली आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखो कह रहे ना हमारे तो सोना चांदी कहाँ रहा है, पानी के जहाज में आ रहा है, तो पानी के जहाज में आ रहा है वहां से रिलेट कर लीजिएगा। तो जिसके जहाज चल रहे हैं भाई साहब उसके पास पैसा तो होगा ही होगा, तो पानी के जहाज को रिलेट कीजिए इस तरह से, बिकम्स वेल्दी एंड सक्सेसफुल, एक ऐसा टाइम जब आदमी अमीर और कामयाब हो जाता है। तो इसे ध्यान रखना, छोटे छोटे वर्ड्स को समझा करो। ईडियम्स में मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, ईडियम्स में अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन लगता है ना तो ईडियम को थोड़ा फोकस करके समझना शुरू कर दीजिए, समझ में आ जाता है, उसके मीनिंग को रिलेट करना शुरू कर दो। थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस के साथ सोचो कि किसी का जहाज है, पानी का जहाज किसी बंदे का है, तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, तो वेल्दी एंड सक्सेसफुल से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट आइए, ए पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, वो कह रहा है इसे एक्टिव वॉइस में बना दीजिए। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जब भी एक्टिव एंड पैसिव हो आप सेंटेंस की वर्ब ध्यान से देखो। कैन नॉट लिखा है तो कैन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, यहां भी कैन नॉट है, यहां कैन नॉट है, यहां कुड नॉट है, ये गलत है, यहां कुड नॉट है, ये गलत है, इन दोनों में चेक करो। अब वो कह रहा है पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो ये लिखा है बी ड्रॉन, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है, यहां ऑलरेडी ऐसे लिख दिया, सेम लिख दिया, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा। आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, सेकंड तो इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि सेम लिख दिया भाई, चेंज कराया कहां उसने, तो चेंज कीजिए पैसिव टू एक्टिव, तो ऑप्शन जाएगा ए। ना तो हेल्पिंग वर्ब बदलो ना उस सेंटेंस में कोई बड़ी चीजें चेंज करो, सिर्फ उस सेंटेंस के वॉइस को चेंज करने की कोशिश कीजिए, टेंस नहीं बदलना है, फॉर्मेट नहीं बदलना है, हेल्पिंग वर्ब से अंदाजा लगाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए एफीट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्री एग्जाम्स में, मेंस में, हर जगह पूछा हुआ है फीट। अब फीट का वो फिर से एंटोनिम पूछ रहा है, चेक कीजिए। देखो फीट जो वर्ड होता है ना, इसके अगर जिनको भी देखें एडामेंट, इसका मीनिंग पता होगा, जिद्दी होता है, बोल्ड बहादुर होता है, स्ट्रॉन्ग बहादुर होता है, यहां से आप लगा लीजिए करेजियस भी बहादुर होता है। तो बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, एडामेंट लगभग एक सारे से वर्ड्स आ गए, सारे के सारे एक जैसे से वर्ड आ गए, दोनों में सारों में बहुत बड़ा फर्क भी नहीं है, लेकिन अगर इंटरनली देखेंगे फर्क निकल के आएगा। एडामेंट होता है जिद्दी व्यक्ति, बहुत जिद करने वाला होता है, करेजियस होता है साहस, तो दोनों अलग हो गए, ये जिद करेगा, ये साहसी होगा, ये करेज के साथ काम करेगा। स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, बोल्ड होता है जो फ्रैंक होता है, कुछ भी कह सकता है, डरता नहीं है, निडरता से कोई काम कर सकता है। अब वर्ड आता है एफीट, एफीट का मतलब देखो क्या होता है, एफीट जो वर्ड है कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, इसका मतलब होता है किसी आदमी को शक्तिहीन करना, क्या करना, शक्तिहीन करना, जो किसी आदमी की शक्ति खत्म कर दी जाती है उसे बोलते हैं शक्तिहीन करना, अशक्तिकरण, अशक्तिकरण यानी कि उसे पावरलेस कर देना, उसकी पावर को कम कर देना, तो इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, यानी कि उसे क्या कर जाएगा, पावर बढ़ाई जाएगी, तो कौन सा वर्ड जाएगा, देखिए जिद्दी से मतलब नहीं होगा कुछ भी, करेंगे साहस है, अगर ये डरपोक होता तो साहसी आ जाता, ये भी नहीं होगा, ये डरपोक होता साहसी बन जाता, बोल्ड भी साहसी तो नहीं होगा, क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग। तो फीट होता है शक्तिहीन व्यक्ति, अशक्तिकरण, स्ट्रॉन्ग जाएगा इसका अपोजिट, इसका अपोजिट स्ट्रॉन्ग। कुछ बच्चे से करके ही नहीं आए, कुछ ने एडामेंट कर दिया, कुछ ने बोल्ड कर दिया। एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर चारों का मीनिंग सेम है, देखो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है वर्ड में, ये जिद्दी है, ये हिम्मत वाला साहसी है, ये भी साहसी है, ये मजबूत है, ये शक्तिहीन, ये मजबूत, तो अपोजिट चला जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आइए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो ध्यान से, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जेनियोलॉजी वर्ड है, ये भी वही लिखने की कोशिश की गई है, ये भी वही वर्ड है, ये भी वही वर्ड है, ये भी, तो स्पेलिंग ध्यान रखो, जेनियोलॉजी बना है, ये जेनेटिक से याद रखना, जेनेटिक एक साइंस होती है, तो जेन, तो जेनियोलॉजी में GENE लॉजी, जेनियोलॉजी ये वर्ड जाएगा, और इसका मतलब होता है जो अनुवांशिक पीढ़ियां होती हैं, पीढ़ी विज्ञान जिसे बोलते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कोई चीज चलती है वो जेनियोलॉजी में आता है, वंशावली से कहा जाता है। चलिए ये तो ठीक है सबका। कोलाबोरेशन, ये संयोजन होता है किस चीज का, जुड़ना होता है, जब चीजों को इकट्ठा करते हैं वो कोलाबोरेशन होता है। तो इसके स्पेलिंग का बड़ा सीधा सा पॉइंट है, ये कोलैबोरेशन नहीं वर्ड है, अगर वर्ड को देखें कोलैबोरेशन या कोलैबोरेशन, तो वर्ड को देखना कोलैब, COLLA आएगा, COLLA, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन नहीं, कोलैबोरेशन नहीं होता, कोलैबोरेशन, COLLABO, ये स्पेलिंग ध्यान रखना, कोलैबोरेशन, इसका मतलब होता है चीजों को जोड़ लेना। नेक्स्ट आइए, इसमें देखो ध्यान से, ए शार्प फॉल इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कॉफी हैव लीड। अब देखो बच्चा सुना अंदाजा लगाता है उल्ट पटांग तरीके से, वो पूरा मीनिंग निकालेगा, यहां से आता है कि जिसका मीनिंग क्या है, भाई मीनिंग से मतलब नहीं है ग्रामर के अंदर,
ग्रामर में समझने की कोशिश करो, यहां लिखा है शार्प फॉल, फॉल नाउन है तो शार्प, इफ शार्प फॉल, ये पूरा का पूरा सेंटेंस में क्या बना, सब्जेक्टिव केस बना। किस चीज में, इन इंटरनेशनल प्राइसेस, तो यहां प्राइसेस की बात नहीं चल रही है, शार्प फॉल की बात चल रही है। इंटरनेशनल प्राइसेस किस चीज में, कॉफी के, ठीक है। तो बात क्या है, शार्प फॉल की बात चल रही है। शार्प फॉल क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, हैज नहीं बनेगा। तो कौन से पार्ट में जा रहा है भाई, हैज, यहां पे आएगा, बी में एरर जाएगी। अब मीनिंग क्या कह रहा है, हमें क्या मतलब, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो मीनिंग का सेंस निकाल निकाल के, इसका मीनिंग नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता। अबे वर्ब पे ध्यान दो ना, सेंटेंस का किस तरह से पूछ रहा है भाई। शार्प फॉल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब जाएगा सिंगुलर। नेक्स्ट है टैरिफ का, ये स्पेलिंग ठीक होता है, टैरिफ, TARIFF। ये तो आपने टैरिफ प्लान आते हैं आपके मोबाइल में चलता है, टैरिफ प्लान आता है, नया टैरिफ आया, नया प्लान आया। टैरिफ शुल्क का पैटर्न होता है, फीस लेने का पैटर्न टैरिफ होता है, ये तो सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट है शी सेड टू मी डू यू हैव सम शुगर, इसका पूछ रहा है नरेशन। बार बार कहता हूं नरेशन वैसे में टेंस का, सेंटेंस का जो है हेल्पिंग ऑफ वगैरह पे ध्यान दो, टेंस ध्यान दो क्या लिखा है। शी सेड टू मी, सब में क्या क्या, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, सब में सेम यही है। सब में उसने इफ आई लिखा हुआ है, इफ आई इफ आई इफ आई, तो यहां तक तो कुछ सरदर्दी है ही नहीं कि जी यू का क्या करूं, सेड टू का क्या करूं, वो उसने अपने आप कर दिया। अब वो कह रहा है डू यू हैव, ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो नेचुरल सी बात है ये भी पास्ट होगा। यहां हैव लिखा नहीं हो सकता, विल हैव लिखा नहीं हो सकता, विल है ही नहीं, और इसका पास्ट में वाज बनेगा कि हैड बनेगा, तो वाज तो तब होता ना जब इदेमार होता, तो वाज भी नहीं जाएगा, ऑप्शन जाएगा डी। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सम शुगर, हैड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ये है आई सेड, तो आई सेड दैट, आई सेड दैट, आई सेड दैट, आई सेड दैट कॉमन है सारा, ठीक है। माई मदर, माई मदर, माई मदर, माई मदर, यहां तक भी सारा कॉमन है। अब उसने लिखा इज अनवेल, तो इसका क्या होगा, वाज, इसमें इज छोड़ दिया गलत हुआ, हैड बीन गलत हुआ, वाज हो सकता है, हैज गलत हुआ, ऑप्शन जाएगा सी, खत्म बात। नरेशन और वॉइसेस आराम से कीजिए, ऑप्शन को देखते हुए उसे कवर अप कीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए, ए डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का एक बेहतरीन परफॉर्मर, स्टेज पे या कहीं पे बैठ के जो परफॉर्म करता है, उस स्टेज परफॉर्मर को जो खासतौर से म्यूजिक का होता है उसे बोलता है माइस्ट्रो, इसे कलाकार कहा जाता है। खासतौर से म्यूजिक के लिए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए यूज होने वाला बंदा होता है माइस्ट्रो। अमेचर होता है नौसिखिया, ये नौसिखिया होता है, नोवाइस भी नौसिखिया होता है। लेमन होता है एक ऐसा आदमी जो किसी भी काम को टालता टूलता रहता है, ये आदमी किसी भी काम को सीरियस होकर नहीं करेगा, लेमन होता है। मतलब ये कोई परफेक्शन आदमी नहीं होता, परफेक्शनेट होते हैं या परफेक्ट होते हैं, पर किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं है आदमी, ऐसा आदमी जो मतलब ठीक है बस आ गया धरती पे, कॉमन मैन आप इसे मान लीजिए, साधारण आदमी, लेमन। आगे आइए नेक्स्ट, परहैप्स, अब ये पूछ रहा है क्लॉज टेस्ट को, अब इसको ध्यान से देखो। उसने कहा है कि परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर, सेज, सेज ये लिखा है, हाँ यही है, परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर ब्लैंक सेज। सेज का मतलब ध्यान से, सेज का मतलब होता है संत लोग। शायद हिंदुस्तान को, भारत को अपने संतों को सुनना चाहिए ढंग से। कौन से संतों को, एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो गए नहीं, एंशियंट पुराने वाले थे, एंटीक, एंटीक होता है जो उठा के तुमने रख रखे हैं पीस के तौर पे, कि मतलब हजारों साल पुराना संत उठा के तुमने घर में रख रखा है, एंटीक ये भी नहीं जाएगा। इनिशियल शुरुआती, एंशियंट जाएगा, प्राचीन। हमें प्राचीन शास्त्रों से, संतों से हमें सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। और कौन से संत, हु टॉट द इंपॉर्टेंस, जो महत्व पढ़ाते हैं बैलेंसेस का। किसका महत्व पढ़ाते हैं, बैलेंसेस का। तो टॉट द इंपॉर्टेंस फॉर, इन, बाय, ऑफ, ऑफ बैलेंसेस, जो हमें संतुलन का पाठ पढ़ाते हैं, संतुलन का महत्व बताते हैं कि चीजें संतुलित रहनी चाहिए। अब ये पैराग्राफ को समझने की कोशिश करो कि जी हम पे क्लॉज टेस्ट नहीं होता, भाई समझो पहले। वो कह रहा है कि इंडिया को अपने संतों से सुनना चाहिए जो हमें एक संतुलन पढ़ाते हैं। संतुलन, साधु संतुलन कैसे पढ़ाएगा? साधु का मतलब ये तो है नहीं कि 2 किलो का वाट इधर है, 2 किलो का सेब इधर रखे, इनका संतुलन देखना आपको। तो संतुलन किस चीज में, वो चेक करो।
दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि वी शुड बी, हमें क्या रहना चाहिए, नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, हमें कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वी शुड बी केयरलेस, हमें केयरलेस रहना चाहिए, केयरफ्री रहना चाहिए, केयर टेकर रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। हमें बहुत क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, केयरफुल। वी शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए इस चीज को लेके कि हम कुछ भी चीज हद से ज्यादा ना लें। और बी टू रेडिकल, रेडिकल का मतलब कि पूरा ही उसे कंप्लीट कर दिया, रेडिकल मतलब पूर्ण। तो क्या आना चाहिए, यहां पे चेक करो, देखो यहां पे तो क्या आ गया, एंशिएंट आ गया, यहां पे क्या आया हमारा, शुड बी, इंपॉर्टेंस ऑफ आ गया, और यहां पे आया हमारा केयरफुल। लैंग्वेज समझो, इंडिया को अपने संतों को सुनना चाहिए जो इंपॉर्टेंस देते हैं बैलेंसेस के बारे में। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि हम कोई भी चीज हद से ज्यादा ना लें, और ना ही एक कंप्लीट हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया। रेडिकल का मतलब पूर्ण, यहां पाएगा और, देखो ऑप्शन भी देख लेना, और मिल जाएगा आपको। और वो क्यों कह रहा है इसको समझिए, वो कह रहा है कि दिस मीन्स वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा ना ले ली जाए, और बी टू रेडिकल, और ये भी ना हो कि हमने उसे कंप्लीट यूज कर दिया। ये रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि पृथ्वी से अगर सोना निकाल रहे हो तो इतना भी मत निकाल लेना कि सारा ही सोना निकाल लें लोग यहाँ के। अगर पानी यूज किया जाए तो सारा पानी ही यूज कर दिया पृथ्वी का, इस पॉइंट को समझे ध्यान से। और द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट, जो इसके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम आते हैं किस चीज के, ऑफ किस चीज के, वेंचरिंग, पायनरिंग, रिस्किंग, क्लाइंबिंग। कुछ बच्चे रिस्किंग कराए होंगे। टू फार आर ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जब हम चीजों को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं तो उसका पर्यावरण की बर्बादी का कारण बन जाता है। तो हम यूज कहां कर रहे हैं, जब हम नए नए उद्यम शुरू करते हैं, नए प्लांट बना दिए हमने, नए नए रिसोर्सेज तैयार कर दिए, मतलब हम जब नए नए वेंचर्स बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े वेंचर्स बनाते हैं, तो वेंचरिंग आएगा। वेंचर का मतलब होता है नए उद्यम तैयार कर देना। तो द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ वेंचरिंग, वेंचरिंग मतलब नए नए उद्यम खोलने का जो परिणाम निकल के आता है ज्यादातर का, वो बहुत खतरनाक होता है एनवायरमेंट के लिए। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। चलो नेक्स्ट आइए, क्या होगा, पैसिव वॉइस। हमेशा कहता हूं वर्ब पे ध्यान दो। इसने बोला हैव डिमांडेड, तो देखो हैव हैज तो रहेगा, हैज आगे हो सकता है, ये इज नहीं आएगा, हैज हो सकता है, हैज हो सकता है। अब पैसिव बना बीन डिमांडेड, ये तो गलत हो गया, हैज बीन डिमांडेड और हैज बीन डिमांडेड। अब इसमें लिखा हैज बीन डिमांड, ये भी नहीं होगा, तो ए और सी में से कोई सा एक होगा। अब यहां पे लिखा है प्रोब, यहां पे लिखा है प्रोब, हैज बीन डिमांडेड, हैज बीन डिमांडेड, इनटू आया है, द लिखा है, इसमें इनटू नहीं लिखा है। अब इनटू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, आपके सेंटेंस में इनटू है, ऑप्शन ए जाएगा, खत्म। समझ गए। तो हैव डिमांडेड से पैसिव चेक कर लो, और प्रीपोजिशन जो है तो वो रहेगी रहेगी, उसमें क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ट्रेवल एंड टूरिज्म इज नाउ द बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया। बात इंडस्ट्री बन गई है कि टूरिज्म जो है वो भारत में अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, इवन ये मानो सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। इनमें से कोई चेक करना है, या तो क्यू से, आर से, पी से, क्यू से। तो पी, क्यू या आर से देखना है। पी में लिखा है 2009 में इंडिया रजिस्टर्ड इतने मिलियन डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट्स, इसमें लिखा है इट मेक्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 6.3% ऑफ द जीडीपी, ये जाएगा। इंडस्ट्री बन रही है बहुत बड़ी, और इसका टोटल जीडीपी में कितना परसेंटेज, 6.23%। टोटल जीडीपी में जितना भी परसेंटेज है कितना जा रहा है, तो क्यू से ऑप्शन जाएगा, क्यू से जाएगा डी या फिर सी। अब इसके बाद हमें चेक करना है, क्यू के बाद या तो आर आएगा या फिर पी आएगा। अब वो कह रहा है कि इंडिया विल बी ए टूरिज्म हॉटस्पॉट फ्रॉम 2009 टू 2018। इंडिया क्या बन जाएगा, टूरिज्म हॉटस्पॉट बन जाएगा 2009 से 2018 तक। 2018 तक ये टूरिस्ट का हॉटस्पॉट बन जाएगा। और इन 2009 इंडिया रजिस्टर्ड इतने मिलियन डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट्स। अब वही पॉइंट समझ जाओगे ध्यान से, जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसकी बाद की बात है। अभी हमने कहा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, इसका इतना परसेंट जीडीपी में है, ठीक है ना। और 2009 में 563 मिलियन लोग इसमें आए थे, तो फिर यही ऑप्शन जाएगा क्यू। और इसके बाद जाएगा एस, दिस शोज ए रेज 15%, दिस शोज यानी कि जो
563 मिलियन लोग आए थे। ये क्या है कि यहां पर 15% का प्रीवियस ईयर के मुकाबले में ग्रोथ हुआ है और इंडिया 2018 तक क्या बन जाएगा, टूरिज्म हॉटस्पॉट। और ये अनाउंसमेंट किया है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने। क्लियर? तो ऑप्शन जाएगा आपका डी। तो एक बार थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को करो। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, तो टफ क्वेश्चंस को टैकल कीजिए, इजी क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस से काम कीजिए। हड़बड़ाए बना करें क्वेश्चंस को देख के, पेपर में हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास में आते हैं। 1066 आज 1077 आज करा चुका हूं, कल मिलेंगे 1078 के साथ में। तब तक नमस्कार, थैंक यू।